हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग ने ऑलमोस्ट पेपर सॉल्व कर दिया, बस सेक्शन डी बचा है। ठीक है, हम लोग जुलाई 2025 वाला फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे, क्लास 12th का। सो लेट्स सी कि सेक्शन डी में जितने क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज डिफाइन आइसोथर्मल प्रोसेस, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस एंड ड्रॉ पीवी डायग्राम। ओके, नाउ अब सबसे पहले वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, लेट्स सी। सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लेंगे इसका, किसका, आइसोथर्मल प्रोसेस का। व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? सो इट इज नथिंग बट अ प्रोसेस और अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। राइट, इसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है, जैसा कि जिसको अपन Q0 बोलते हैं। Q इज चेंज इन हीट और चेंज इन टेम्परेचर, ये इट शुड बी जीरो और कांस्टेंट। नाउ लेट्स सी कि अब सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, कितने मार्क का क्वेश्चन है ये? अटेम्प्ट 23 लास्ट सेक्शन है, राइट। सो 4 मार्क के क्वेश्चन से अब वी नीड टू चेक कि इसके अंदर डिटेल्स कितनी ऐड करनी पड़ेगी, राइट। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन लिख दोगे, उसके बाद वी नीड टू स्टार्ट विद द वर्क डन। सो लेट्स सी दिस वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, नाउ अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर प्रॉपर डेरिवेशन देखो तो 6-7 लाइन में हो जाएगा, बट बोर्ड के एग्जाम से तो थोड़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, राइट, undergoing isothermal either expansion or compression, right? So isothermal expansion or compression, where the temperature T is constant, थोड़ा इसको मिर्ची मसाला लगाना पड़ता है बोर्ड के एग्जाम से, इसलिए। सो लेट्स स्टार्ट विद फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस लॉ क्या पता है अपने को, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, बट इस केस में, हमारे वाले केस में टी शुड बी कांस्टेंट, राइट। टी इज कांस्टेंट, करेक्ट। तो लेट्स डायरेक्टली राइट वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रेशर और वॉल्यूम पे। सो लेट्स सी दिस वर्क डन बाय गैस when volume changes from V1 to, like from V initial volume, this, let's see, initial volume to Vf, which is V final volume, is given by. Now work done, we know कि work done कितना आता है, it's nothing but integration of P dV from initial volume to its final volume, ऐसे लिखेंगे, करेक्ट। नाउ अब क्या करेंगे, अपने को पता है कि PV इक्वल टू NRT है, दिस PV इक्वल टू NRT है। तो P को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, NRT डिवाइडेड बाई V। नाउ ये वाली इक्वेशन को रिप्लेस कर देंगे, इसको पुट करते हैं हम हमारी मेन वाली इक्वेशन में, विच इज दिस वर्क डन, करेक्ट। सो यहाँ पे मेरा वर्क डन आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू इट्स फाइनल वॉल्यूम NRT डिवाइडेड बाय V dV, करेक्ट। अब इसको कैसे लिखेंगे, N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है, सो ये NRT आ जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ VI टू V फाइनल, और ये 1/V dV। अब 1/V का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ V, राइट। सो यहाँ पे मैं लिख लूंगा वर्क डन इक्वल टू NRT, करेक्ट, इनटू ln ऑफ V, और इसके अंदर लिमिट्स लगा देंगे हम इनिशियल टू फाइनल। सो अब जब लिमिट लगा रहे हैं हम, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा NRT इंटू ln, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, सो ln V फाइनल माइनस ln V इनिशियल, करेक्ट। अब लॉगरिथम्स का एक फॉर्मूला है हमारे पास कि अगर log A माइनस log ऑफ B होता है, तो इसको मैं log ऑफ A बाई B लिख सकता हूँ डिवीजन में। सो सिमिलरली यहाँ पे यही सेम चीज आ जाएगी, वर्क डन इक्वल टू NRT इंटू लॉग ऑफ V फाइनल बाय V इनिशियल, करेक्ट। अच्छा, लेट्स सी, इसको यहाँ पे ln लिखते हैं। व्हाट इज ln और log में डिफरेंस क्या है? सो
इनिशियली मैं यहाँ पे एल एन लिखता हूँ, सो ये हो जाएगा मेरा एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल। लेकिन अब इसको मेरे को, अच्छा इसके अंदर एल एन मीन्स विथ ई बेस, ठीक है, इसमें लॉग का बेस क्या ई है ना। अगर मुझे बेस 10 चाहिए, अगर मुझे बेस 10 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सिंपल वर्क डन इक्वल टू 2.303 राइट एन आर टी इंटू वॉट, लॉग ऑफ वी फाइनल बाय वी इनिशियल टू द बेस 10। ये आ गया फाइनल डेरिवेशन। इतना ही डेरिवेशन है सिंपल सा। अब इसके अंदर फिगर बनाना है, फिगर बनाना इज इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है फिगर। लेट्स सी फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे इसकी, सिंपल यहाँ पे बताता हूं मैं कि कर्व ले लेंगे, प्रेशर वॉल्यूम कर्व, ये आ गया मेरा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्रेशर, यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम। सो अब जब इनवर्स रिलेशन होता है प्रेशर का वॉल्यूम के साथ, हियर वी कैन सी दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, राइट। दिस समथिंग कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये आ जाएगा मेरा फर्स्ट पॉइंट, ये आ जाएगा मेरा सेकेंड पॉइंट। सो यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये आ जाएगा मेरा वी इनिशियल, ये आ जाएगा फाइनल। सो ये आ जाएगा वी इनिशियल, ये आ जाएगा वी फाइनल। सो वर्क डन होगा मेरा, और यहाँ पे एट P1, ठीक है। और टेम्परेचर क्या रहेगा यहाँ पे, टेम्परेचर इक्वल टू 0 मीन्स चेंज इन टेम्परेचर 0 विच इज कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। चलो नाउ यहाँ पे लेट से कॉन्स्टेंट लिख लेते हैं, ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इसके अंदर दोनों केसेस आप ड्रॉ करके, इसी को अपन बोलते हैं कि पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम कर्व या फिर पीवी डायग्राम। सो इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से बनाओ एंड लेबलिंग प्रॉपर करो, यू विल गेट फुल मार्क्स। सो इसके अंदर दो केसेस आते हैं, एक एक्सपेंशन वाला और एक कंप्रेशन वाला। एक्सपेंशन के लिए ये होता है, ठीक है, और कंप्रेशन के लिए सेम फिगर रहेगा, बस डायरेक्शन इसका चेंज हो जाएगा ऐसे, और या फिर कुछ और भी फिगर बना सकते हैं, बट नो नीड टू एक्सप्लेन दैट। इसको जूम आउट कर देता हूँ, तो इफ़ यू वांट इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो यू कैन टेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच इज यूजिंग फेजर डायग्राम फॉर अ सीरीज LCR सर्किट ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इम्पिडेंस डिफाइंड एडमिटेंस, ओके। अब LCR सर्किट का प्रॉब्लम काफ़ी फेमस है, ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट ईयर आता ही है। सो लेट्स सी फर्स्ट उसका फिगर कैसे आएगा। एक नॉर्मल मेरे पास सर्किट है जिसके अंदर मेरे पास आई हैव दिस इंडक्टर फर्स्ट, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, और इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ एक वोल्टेज से, AC वोल्टेज से। नाउ लेट्स सी कि इसका फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ये सबसे ज्यादा मार्क्स भी देगा तुमको अगर सही से ड्रॉ करोगे तो। लेट्स सी फेजर डायग्राम कैसे आता है इसका। दिस इज नथिंग बट व्हाट, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। अब इसके अंदर दो केसेस है, ठीक है। सो लेट्स टेक करंट, दिस करंट आई एज रेफरेंस, ठीक है, करंट आई एज रेफरेंस, ओके। सो अगर मैं इसको रेफरेंस कंसीडर करूं तो मेरे पास वी आर क्या है, इक्वल टू आई आर आता है, करेक्ट। और मेरे पास वी एल कितना आता है, दिस इज नथिंग बट आई एक्सएल, राइट। और वी सी कितना आता है मेरे पास, आई एक्सी। ये एक्सएल और एक्सी क्या है, दिस इज व्हाट, इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस। नाउ लेट्स सी कि इंडक्टर के केस में क्या होता है हमेशा, इंडक्टर के केस में, सॉरी फर्स्ट रेजिस्टर के केस में, रेजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। सो इन फेज विथ आई, इन फेज विथ आई, करेक्ट, क्योंकि वोल्टेज का ये देखो फिगर में ये वोल्टेज है और ये मेरा करंट है, ये दोनों का फेज सेम है। बट इंडक्टर के केस में क्या होता है, इंडक्टर के केस में वोल्टेज जो होता है, दिस वोल्टेज लीड्स आई, मीन्स करंट को लीड करता है बाय 90 डिग्री, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ये देखो, ये करंट आई नॉट इधर है, तो यहाँ पे लीड कर रहा है किसको, करंट को 90 डिग्री से, इसलिए इसके आगे है, ठीक है। और कैपेसिटेंस के केस में वोल्टेज लैग्स करंट बाय 90 डिग्री, इसलिए ये यहाँ पे डाउनवर्ड 90 डिग्री में है, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट है लिखना। उसके बाद अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में कन्वर्ट करना है फिगर को, तो यू कैन राइट इसको, अगर वी आर को अपन रेफरेंस लिए, सो दिस वी आर, और यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, वी एल आ जाएगा मेरा, क्योंकि इंडक्टर वाला है, लीड करता है 90 डिग्री और ये लैग करता है, ये आ जाएगा मेरा वी सी, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाइड करें और वी एल को ग्रेटर कंसिडर करें वी सी से, तो मेरा फिगर कुछ ऐसा बनेगा।
दिस इज माई फर्स्ट वेक्टर, दिस इज माई सेकेंड, ये आ जाएगा मेरा वी आर, ये आ जाएगा मेरा वी एल माइनस वी सी, करेक्ट। सो अब मैं इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर से भी सॉल्व कर सकता हूँ या फिर पाइथागोरस थ्योरम से भी। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस फेजर डायग्राम। सो यहाँ पे मेरा नेट वी कितना आ जाएगा, दिस नेट वी, राइट। सो नेट वी आ जाएगा दिस वी स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर बाय पाइथागोरस ट्रायंगल लॉ भी यूज करके तो सेम ही रहेगा, बिकॉज ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो cos ऑफ 90 0 ही होता है। सो इन इट विल गिव द सेम थिंग, बट हियर वी नीड टू सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज। ये 1 हो गया मेरे पास, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, राइट। सो ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। चलो, तो अब v के जगह पे मेरे पास v ही रहेगा, दिस v स्क्वायर, करेक्ट। वी आर की जगह पे क्या आ जाएगा मेरे पास, वी आर की जगह पे आई कैन राइट आई आर स्क्वायर, करेक्ट, आई आर होल स्क्वायर प्लस वी एल कितना है मेरे पास, इसको मैं आई कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से, ये आ जाएगा मेरा एक्सएल माइनस ये आ जाएगा मेरा एक्सी, ये सारी चीज़ों का होल स्क्वायर, करेक्ट। नाउ अब v कितना आ जाएगा अगर मैं रूट ले लूँ तो, या फिर v स्क्वायर इसको एज इट इज रखता हूँ, दोनों में से आई स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ, राइट। ये हो जाएगा मेरा आई स्क्वायर इंटू यहाँ से क्या बचता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, करेक्ट, राइट। चलो, अब टेक रूट, सिंपल, रूट ले लो। सो रूट लेने के बाद क्या हो जाएगा, v आ जाएगा और यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा मेरे पास आई अंडर रूट ऑफ फर्स्ट दिस आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, राइट। और अब इम्पीडेंस किसको बोलते, इम्पीडेंस को जनरली अपन डिनोट करते z से, दिस इम्पीडेंस, राइट, दिस इज नथिंग बट डिनोटेड बाय z एंड इट इज नथिंग बट v by what, v by i बेसिकली। सो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये अगेन सिर्फ इसमें से कैंसल आउट हो जाएगा, आई कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा मेरे पास डायरेक्टली, ये देखो अगर मैं इसको पूरा लिखूँ भी, आई इंटू द ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस दिस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई। सो ये आई कैंसल आउट हो गया मेरे पास, क्या वजह, सिंपल अंडर रूट में। सो जेड इक्वल टू आया मेरे पास, जेड इक्वल टू दिस आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट, फर्स्ट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, करेक्ट। ये आ गया मेरे पास इम्पीडेंस का वैल्यू, ओके। नाउ अब क्या फाइंड आउट करना है, अब फाइंड आउट करना है एडमिटेंस, राइट। सो एडमिटेंस क्या होता है, एडमिटेंस इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। सो लेट्स राइट दिस एडमिटेंस, दिस इज नथिंग बट व्हाट, it is reciprocal of impedance। अच्छा, एडमिटेंस को डिनोट करते हैं हम लोग y से, कैपिटल Y। सो ये मेरे पास y आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट 1/z। सो 1/z कितना हो रहा है, अगेन सेम z का वैल्यू है हम लोग के पास। अच्छा, इसके SI अगर डेफिनेशन लिख रहे, फॉर्मूला लिख रहे, तो SI यूनिट भी लिख लो, इसकी SI यूनिट इज सीमेन, SI यूनिट इज सीमेन, Siemens, this denoted by S, ठीक है। Now let's see, when you are writing here this as z equal to nothing but root of r square plus xl minus xc whole square, right। so xl और xc को भी डिफाइन कर दो, तो यहाँ पे r आ जाएगा मेरे पास, r इक्वल टू रेजिस्टेंस, करेक्ट, इन ओहम, और एक्सएल क्या आएगा मेरे पास, एक्सएल इक्वल टू नथिंग बट ओमेगा एल, राइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, करेक्ट। सो ये आ जाएगा मेरा इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्स सी का भी वैल्यू लिख लेंगे हम लोग, विच इज नथिंग बट 1/ωc। सो ये आ जाएगा मेरे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ओके। चलो, सो यहाँ पे इसको जूम आउट कर रहा हूँ, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, छोटा सा डेरिवेशन है ये। और सर्किट इंडक्टिव कब होगा, कैपेसिटिव कब होगा, ये कैसे डिफाइन करोगे, ये डिफाइन करता है एक्सएल और एक्सी। सो दिस नेचर
1 सेकेंड, सो ये डिफाइन होगा एक्सएल से। इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, राइट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सर्किट इंडक्टिव होगा इस केस में। सो अगर ऐसा होता है तो थीटा क्या होगा मेरे पास, थीटा ग्रेटर देन 0 होगा, विच मीन्स सर्किट इज व्हाट, इंडक्टिव। वन सेकेंड, सर्किट इज इंडक्टिव। सेकेंड केस है मेरे पास एक्सएल अगर लेस देन एक्ससी से, करेक्ट। सो ये इस केस में क्या होगा, थीटा लेस देन 0 होगा, और ये सर्किट क्या हो जाएगा मेरे पास, कैपेसिटिव हो जाएगा, कैपेसिटिव। और अगर एक्सएल इक्वल टू एक्ससी आता है, इट मीन्स के थीटा इक्वल टू 0 है, राइट। सो सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, दिस सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव। सो इतना वाला जो पार्ट है दिस इज एडिशनल, ये वाला पार्ट अगर नेग्लेक्ट करना है तुमको तो कर सकते हैं, नो वरीज, बट this is must, this derivation and the phasor diagram is compulsory if you want to get the full marks. So if you want you can take a screenshot. चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, which is obtain an expression for motional EMF in a rotating bar with constant angular velocity omega in a uniform magnetic field perpendicular to the plane of motion. तो अब सबसे पहले मोशनल ईएमएफ क्या होता है, व्हाट इज मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ हम लोग ने एकदम सिंपल लैंग्वेज में देखे थे कि अगर ये यू शेप का मेरे पास वायर है और यहाँ पे मेरे पास एक रॉड है, राइट, जिसकी लेंथ एल है, और मैग्नेटिक फील्ड का, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला डायरेक्शन, और सिमिलरली इन द सेम डायरेक्शन हम लोग मूव कर रहे हैं रॉड को, मीन्स ये मोशन हो रहा है इस रॉड का। सो इस रॉड के विद अ वेलोसिटी वी, सो इस रॉड के मूवमेंट की वजह से या मोशन की वजह से ईएमएफ जनरेट हो रहा है, जिसको हम लोग मोशनल ईएमएफ बोलते हैं, जिसकी वैल्यू कितना आती है, BLV समथिंग कुछ आता है, करेक्ट। अब ये दोनों केसेस अलग अलग हैं, राइट। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर रोटेटिंग बार है, करेक्ट। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग को पता है कि फिगर के अंदर देखो, ये अगर मेरा पॉइंट ये है तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी डिफरेंट है, और ये जो स्ट्रेट वायर था, ये फर्स्ट वाला जो केस था हमारा E इक्वल टू BLV वाला, इसमें हर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी, सेम थी, क्योंकि सारे पार्टिकल्स एक साथ मूव हो रहे थे, राइट। अब इस केस में ये पॉइंट यहाँ से फिक्स्ड है और ये इसका रोटेशन कुछ या तो ऐसे रहो या ऐसे रहो, डजेंट मैटर, करेक्ट। लेकिन हर पार्टिकल की वेलोसिटी इज डिफरेंट। हाउ इट इज डिफरेंट, दिस वेलोसिटी इज वेरीड विद द डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स्ड एंड। तो यहाँ पे सपोज लेट से ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस मैं r कंसीडर कर रहा हूँ, करेक्ट। तो ये जैसा जैसा r का वैल्यू बढ़ेगा वैसा वैसा वेलोसिटी भी बढ़ेगा। उसके लिए हम लोग के पास एक रिलेशन आता है विच इज v इक्वल टू r ओमेगा। और ये कैसे आता है, सिंपल, हम लोग को पता है कि वेलोसिटी कितना है, अच्छा स्पीड कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे, दिस ये पूरा सर्कुलर मोशन जिसको अपन सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोल सकते हैं, 2πr, राइट, डिवाइडेड बाय टाइम t। बट मुझे ये चीज़ पता है कि ओमेगा कितना आता है, ओमेगा इज नथिंग बट 2π/t विच इज एंगुलर वेलोसिटी, करेक्ट। सो ये यहाँ से मैं रिप्लेस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा रिलेशन, v इक्वल टू ओमेगा r या फिर r ओमेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट ईयर। अब लेट्स सी कि सिंपल डायरेक्ट हम जरा फिगर में देखते हैं, 1 सेकेंड। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, नाउ ये वाले केस को भूल जाओ, ठीक है, ये जस्ट रेफरेंस के लिए था, ठीक है। अब हम लोग के पास एक रिलेशन है विच इज v इक्वल टू r ओमेगा। अब ये चीज़ है कि सबसे पहले जो रॉड रोटेट हो रहा है, राइट, इसके हर पार्टिकल के लेट से अगर मैं एक स्मॉल पार्टिकल कंसीडर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसके 2 एंड्स कंसीडर करता हूँ, ठीक है, करेक्ट। चलो अब ये दोनों एंड को अगर मैं कंसीडर करूँ, सो लेट से ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं स्ट्रेट कंसीडर करूँ तो मेरे पास अगेन सेम हो जाएगा, दिस मोशनल ईएमएफ और ईएमएफ इंड्यूस कितना आ जाएगा, BLV के हिसाब से अगर कंसीडर करूँ, राइट। सो BLV के रेफरेंस से कंसीडर करूँ तो अगर फॉर स्मॉल पार्ट, फॉर स्मॉल एलिमेंट, तो लेट्स कंसीडर के स्मॉल ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है विच इज D इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म है, सेम आएगा। बट यहाँ पे जो L था ये हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पे R है, मतलब बहुत स्मॉल पार्ट के लिए देख रहे हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास DR आ जाएगा,
करेक्ट। अगेन फिर यहाँ पे v आ जाएगा, बट मुझे पता है कि v इक्वल टू आर ओमेगा है, तो फिर मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पे। सो दिस EMF इंड्यूस्ड इक्वल टू b डी आर इंटू वी, कितना हो जाएगा मेरे पास, आर ओमेगा, करेक्ट। सो अब यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड कितना आ जाएगा मेरे पास, सो b ओमेगा इंटू आर डी आर बेसिकली अगर देखूँ मैं, राइट। अब इस केस में अब यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्यों इंटीग्रेट करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लेट्स से डिस्टेंस मेरा 0 है, तो 0 से लेके कंप्लीट ये जो बार का लेंथ है ये L तक मैं इंटीग्रेट करूँगा, राइट। और हम लोग डी आर क्यों लिए, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे। तो लेट्स इंटीग्रेट दिस। सो यहाँ पे क्या करेंगे, बाय इंटीग्रेटिंग दिस, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सिंपल, फ्रॉम 0 टू L। तो ये क्या हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन, करेक्ट, इंटीग्रेशन दिस डी ई आ जाएगा, और यहाँ पे अगेन सेम करूँगा मैं, इंटीग्रेशन 0 टू L, राइट, दिस बी आर डब्ल्यू, राइट, बी आर डब्ल्यू, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं बी ओमेगा आर डी आर, करेक्ट। तो यहाँ पे मेरे पास EMF इंड्यूस्ड कितना आ जाएगा, यहाँ से सिंपल बी ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा यहाँ पे। अगेन ये बचा मेरे पास 0 टू L आर डी आर बचा। सो ये कितना देगा मुझे, बी ओमेगा एज इट इज़ रहेगा, ये आ जाएगा आर स्क्वेयर बाय 2 इंटीग्रेशन, और अंडर द लिमिट 0 टू L। अब यहाँ पे सिंपल आर की जगह पे L रख दूँ, या फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो। सो बेसिकली हम लोग को डायरेक्ट आंसर ये मिल जाएगा, विच इज़ EMF इंड्यूस्ड कितना आ जाएगा, और मोशनल EMF इंड्यूस्ड इन अ रोटेटिंग बार विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ये आ जाएगा मेरा बी ओमेगा L स्क्वेयर बाय 2 बेसिकली, खत्म। तो यहाँ पे इतना था मेरा। अब इसके अंदर थोड़ा सा मिर्ची मसाला लगा के लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम से थोड़ा हम लोग को एक्सप्लेन करना होता है कि कौन से पॉइंट्स हम लोग क्या कंसीडर करें। तो यहाँ पे जस्ट लिख दो, कंसीडर कंडक्टिंग बार ऑफ लेंथ L रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो ये सब लिखने के बाद थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दो, हो जाएगा। सो यहाँ पे फाइनली मेरे पास क्या आ रहा है, इसको मैं डायरेक्ट कैसे लिख लूँगा कि EMF इंड्यूस्ड आ जाएगा मेरे पास सिंपल हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेशन, ओके। और ये क्या है, ये टोटल EMF है। सो दिस इज नथिंग बट टोटल EMF अक्रॉस लेंथ L आ जाएगा ये, दिस थिंग, ओके। चलो अब नेक्स्ट, चलो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, न्यूमेरिकल वाला, विच इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस M ऑफ द टू coils is 1.5 Henry. The self inductance of the coils are 5H and 4H. Calculate the coefficient of coupling between the coils. So coefficient of coupling क्या होता है, coefficient of coupling is nothing but the fraction of mutual flux, right, produced like by one coil that links with another coil, correct। ये वही शो करता है क्या। चलो अब लेट्स सी कि डायरेक्ट इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है, लेट मी राइट हियर। सो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ना सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता है तो सिंपल डायरेक्टली आंसर आप लोग लिख सकते हैं। सो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जिसको हम लोग K से डिनोट करते हैं, सो K का फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास, सीधा M डिवाइडेड बाय रूट ऑफ L1 L2। अब ये कैसे आया, इसके डेरिवेशन में नहीं जाते हैं हम लोग को, सिर्फ उससे कोई लेना देना नहीं, हम लोग को सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। गिवन क्या है हम लोग के पास सबसे पहले, अच्छा इसको सॉल्व करते टाइम पे सबसे पहले गिवन डेटा लिखोगे आप लोग। सो गिवन डेटा में म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है, राइट। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, सो दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस MI कितना दिया हुआ है, या फिर इसको M से डिनोट करते हैं डायरेक्ट। सो दिस M इज गिवन एज, M कितना दिया है 1.5H, और सेल्फ इंडक्टेंस दिया है मेरे पास, दिस सेल्फ इंडक्टेंस कितने, L1 कितना दिया है 5 हेनरी दिया है, 5 हेनरी, और L2 गिवन है, L2 इज व्हाट 4H, करेक्ट। तो सिंपल K का फॉर्मूले के अंदर रख दो, वैल्यू आ जाएगा। सो दिस K इक्वल टू M बाय रूट ऑफ L1 L2। सो M का वैल्यू 1.5 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5 इंटू 4। सो ये कितना आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 4 5 20, राइट, रूट ऑफ 20। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाहर लाने के बाद इसको 2√5 भी लिख सकते हो आप, और बस इसका डिवीजन करोगे या फिर √5 की वैल्यू कैसे भी सॉल्व करो, डजेंट मैटर,
बस इसको सॉल्व करना ज़रूरी है। सो इसको सॉल्व करने के बाद आपको इसे 1.5 डिवाइड बाय √5 का वैल्यू अगर रख दोगे या फिर √20 का भी वैल्यू निकालोगे, इट विल बी समथिंग 4.472, करेक्ट। और ये जब इसको डिवाइड करोगे सो समवेयर आपको यहाँ पे k इक्वल टू 0.335 मिल जाएगा। जैसे मर्जी है वैसे सॉल्व कर सकते हो ये वाला, सिंपल जस्ट फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 30। डिफाइन लॉजिक गेट एंड एक्सप्लेन व्हाई नॉट गेट इज कॉल्ड एन इन्वर्टर। तो और सेकेंड पार्ट बाद में देखते हैं, फर्स्ट देखेंगे। सबसे पहले लॉजिक गेट क्या होता है। लॉजिक गेट इज, सी वी हैव सीन दिस के लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म्स सम लॉजिकल ऑपरेशंस, राइट। और क्या करते हैं ये लोग, एक या एक से ज़्यादा बाइनरी इनपुट्स लेते हैं टू प्रोड्यूस और टू प्रोड्यूस अ सिंगल बाइनरी आउटपुट, और बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ व्हाट, बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के गेट्स रहते हैं, जैसा कि एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एटसेट्रा, राइट। तो ये सारे गेट्स क्या करते हैं, सारे गेट्स सम लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं एक या एक से ज़्यादा बाइनरी बिट्स के ऊपर, राइट। कहाँ पर, ये वन और मोर बाइनरी इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ सिंगल बाइनरी आउटपुट, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ एक पॉइंट लिख लोगे, लॉजिक गेट्स आर फंडामेंटल कंपोनेंट्स यूज टू बिल्ड डिजिटल सर्किट सच एज कंप्यूटर, कैलकुलेटर एंड अदर डिजिटल सिस्टम्स। जितने भी टाइप के डिजिटल सिस्टम्स रहते हैं, ये सारे चीज़ों के लिए फंडामेंटल कंपोनेंट्स कौन से हैं, लॉजिक गेट्स को यूज़ किया जाता है। नाउ नॉट गेट क्या होता है, बेसिकली नॉट गेट क्या होता है, अगर इसको सिंबल कुछ ऐसे रहता है क्या इसका, ठीक है। तो अगर इसको क्या करोगे, सिंपल अगर इनपुट 1 दोगे तो ये क्या आउटपुट देगा तुमको, 0 आउटपुट देगा। और अगर इनपुट 0 दोगे तो आउटपुट क्या देगा, 1 देगा। सो नॉट गेट की स्पेशलिटी क्या होती है कि नॉट गेट टेक्स अ सिंगल बाइनरी इनपुट एंड प्रोड्यूसेस एन आउटपुट दैट इज एग्जैक्टली द अपोजिट, राइट। एग्जैक्टली अपोजिट होता है किसका, इनपुट का। तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल बना दोगे इसका, दिस इज कॉल्ड एज ट्रुथ टेबल बोलते हैं इसको, राइट। तो ये ट्रुथ टेबल बना दोगे, और इफ़ इनपुट इज़ 0 विच इज़, जिसको हम लोग लो इनपुट कंसिडर करते हैं, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1। और अगर इनपुट 1 है विच इज़ हाई, तो आउटपुट क्या आ जाएगा मेरे पास, सिंपल लो आ जाएगा। सो सिंस इट इन्वर्ट्स द इनपुट सिग्नल को इन्वर्ट कर रहा है, उल्टा कर रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज इन्वर्टर, ओके। नाउ नेक्स्ट बिट देखते हैं, द ट्रांजिस्टर इन द कॉमन, इसको एक बार जूम आउट कर रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलो अब सेकेंड बिट देखते हैं इसका, विच इज़ 1 सेकेंड, या द ट्रांजिस्टर इन द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, इट्स DC करंट गेन इज 50 इफ द कलेक्टर करंट इज 3 मिली एम्पियर, कैलकुलेट द बेस करंट। अब बेस, सबसे पहले ट्रांजिस्टर बेस करंट कैलकुलेशन के लिए गिवन लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट गिवन में क्या गिवन है, DC करंट गेन गिवन है क्या, DC करंट गेन, जिसको हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, हम लोग बीटा भी बोलते हैं इसको। सो ये कितना गिवन है, 50 है, राइट। अब उसके बाद कलेक्टर करंट गिवन है, कलेक्टर करंट गिवन है मेरे पास, जिसको हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, IC से डिनोट करते हैं इसको हम लोग। सो ये हो जाएगा, दिस इज IC इक्वल टू 3 मिली एम्पियर, जिसको मैं 3 इंटू 10⁻³ एम्पियर भी लिख सकता हूँ, ओके। नाउ अब रिलेशन क्या है मेरे पास रिलेशन ये है, किसके लिए, इस ट्रांजिस्टर के लिए, जिसके अंदर, और सॉरी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए रिलेशन मेरे पास है कि गेन कितना होता है, बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू IC बाय IB, करेक्ट। कलेक्टर बाय बेस आता है यहाँ पे। अब लेट्स सी, अच्छा अब इसमें कैसे लिखोगे, बेस करंट क्या करना है मुझे, बेस करंट फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द बेस करंट, इसको इधर ला लूँगा मैं। सो ये IB इक्वल टू कितना हो जाएगा, IC डिवाइडेड बाय बीटा, और IC का वैल्यू कितना है मेरे पास, 3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय बीटा मेरे पास है 50। तो बस सिंपल इसको डिवाइड करना है, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, 3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻1। अगर ये ऊपर आ जाएगा, 1 सेकेंड, अगर इसको ये 10⁻1 को ऊपर ला लूँगा मैं, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टेप्स को। सो ये IB हो जाएगा मेरे पास, ये 3 इंटू 10⁻³ और ये 10⁻1 ये ऊपर आ गया
ये हो जाएगा 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। करेक्ट। अब ये 5 1 5, 5 0 0 पॉइंट लगा यहाँ पे। 1 सेकेंड, ये हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते, 0 लगा सकते। 5 6 30। करेक्ट। सो ये आई बी कितना हो गया मेरे पास, आई बी इक्वल टू 0.6 इंटू 10⁻⁻4, जिसको हम लोग अगर ऐसे भी लिख सकते कि 60 इंटू 10⁻⁻6 भी लिख सकता हूँ मैं, एम्पियर। और 10⁻⁻6 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 10⁻⁻6 क्या डिनोट करता है, माइक्रो। सो दिस बेस करंट मेरा आ जाएगा आई बी इक्वल टू व्हाट, 60 माइक्रो एम्पियर। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर पेपर का, विच इज स्टेट द 4 कंडीशंस ऑफ ऑब्टेनिंग वेल डिफाइंड एंड स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न्स। अब इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए जस्ट सिंपल 4 कंडीशंस लिखना है। क्या क्या कंडीशंस होते हैं हम लोग को पता है कि फर्स्ट कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। इट मीन्स के 2 लाइट्स मस्ट बी कोहेरेंट, या फिर वो जो लाइट वेव्स हो रहे हैं उनके फ्रीक्वेंसीज क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो उतना डायरेक्टली लिख लो, सिंपल। सो 4 कंडीशंस ऑफ स्टेडी this thing, 4 conditions for steady interference pattern. First is coherent sources. Correct. So this coherent sources को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो यहाँ पे कि सोर्स मस्ट हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, इनका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। देन वी हैव लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, राइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसको हम लोग बोलते, ठीक है। और थर्ड वन इज पाथ डिफरेंस, उनका क्या होना चाहिए, राइट। सो पाथ डिफरेंस शुड बी व्हाट, विद इन द कोहेरेंस लेंथ। एंड लास्ट चीज़ है इक्वल इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटीज ऑफ इंटरफेरेंस वेव्स शुड बी कंपेरेबल होनी चाहिए, राइट। करेक्ट। जिसको हम लोग कभी कभी क्या बोल सकते कि सेम एम्पलीट्यूड भी बोल सकते, राइट, नियरली इक्वल। सो नाउ, या फिर और एक चीज़ है इसको कि हैव ज़ीरो मिनिमम इंटेंसिटी। करेक्ट। चलो, जिसकी वजह से हम लोग को क्या होता है कि कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलता है हम लोग को। ठीक है, ये 4 लिख लो। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, यू कैन एक्सप्लेन इजीली, हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। नाउ लेट्स सी द सेकेंड पार्ट। लाइट इंसिडेंट एट एंगल 52.5 degree on a bucket filled with water be completely polarized after reflection. Calculate the refractive index of the water. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल, हम लोग के पास गिवन लिखेंगे सबसे पहले। तो सेकंड पार्ट है ये, सो उसका गिवन डेटा क्या है मेरे पास, गिवन है एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है उसने, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस बेसिकली, जिसको हम लोग थीटा बी डिनोट करते, विच इज़ 52.5 डिग्री। और इसी एंगल को हम लोग ब्रेवेस्टर्स एंगल भी बोलते हैं क्या, राइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, दिस ब्रेवेस्टर्स एंगल भी बोलते हैं हम लोग, करेक्ट। तो अब अपने को ये चीज़ पता है कि एट दिस ब्रेवेस्टर्स एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, tan ऑफ थीटा बी होता है। so, बस मुझे tan निकालना है इसका। सो n कितना हो जाएगा, दिस tan ऑफ 52.5 डिग्री। अब या तो आपको इसको रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा कि 52.5 डिग्री का tan कितना होता है, या फिर अगर क्वेश्चन में गिवन है तो फिर ठीक है, क्योंकि लॉग टेबल में से निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसका। बट स्टिल कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1.279 समवेयर आएगा। तो अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके नीचे लिखो, मैं साइड में बता रहा हूँ। सो दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्स आप इसको क्या लिख सकते हो, 1.28 समथिंग लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इतना छोटा ही था न्यूमेरिकल इसका। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हो गया, और इस क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग ने क्या एंड कर दिए, यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर भी हम लोग का पूरा ख़त्म हो गया। वी हैव सॉल्व्ड फ्रॉम सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड देन लास्ट सेक्शन डी।
तो आई होप आप लोगों को ये पूरा प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से समझ आया होगा, राइट। सो इफ़ यू वांट मी टू अपलोड मोर सच वीडियोस और मोर सच प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशंस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन कि आपको कौन से लाइक फिजिक्स और मैथ्स दोनों के आई विल ट्राई टू अपलोड, ठीक है, कौन सा वाला पेपर चाहिए। सो आई विल ट्राई to solve it and upload it. Okay, so thank you so much for watching, and please do subscribe to my channel Concepts with Akif for more such videos. Okay.